दोस्तों ये एक सवाल मेरे से काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल कि क्या ये सही समय है म्यूचुअल फंड्स में लमसम करने का। और अगर लमसम करने का सही समय है तो कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या ये सही टाइम है लमसम करने का, तो देखिए अगर हम करेक्शन देखें निफ्टी की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है अभी भी। निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे तो आप 5 से 7% की करेक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप में 8 से 10% की मैक्सिमम अभी करेक्शन आई है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास लमसम लगाने की, लेकिन हाँ अगर आप वो टाइप के इन्वेस्टर हैं जो 18,500 के टाइम से वेट कर रहे हैं, आपके पास कुछ पैसा रखा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा टाइम है जब आप 10 से 15% पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब मार्केट 17,500 के आसपास थी तब भी मैंने बोला था कि आप 10 से 15% पैसा लगा सकते हैं। इस टाइम भी आप और 10 से 15% पैसा लगा सकते हैं। अगर मार्केट यहां से 5% और करेक्ट होती है तो आप फर्दर कुछ पैसा उस टाइम के लिए बचा सकते हैं और वहां पर भी कुछ पैसा लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपना सारा पैसा मार्केट में नहीं लगाना है। आप जितना भी पैसा आपके पास रखा है जो आप स्टॉक मार्केट में लगाना भी चाहते हैं, आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ वहां पर 70-80% पैसा ही मैक्सिमम लगाना है, जिसमें से 10% 15% आप इस वक्त लगा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में किन म्यूचुअल फंड्स में अभी लगाना चाहिए पैसा, उसके लिए दोस्तों पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं, फिर हम देख लेंगे जो म्यूचुअल फंड्स मुझे अच्छे लगते हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन उन म्यूचुअल फंड्स को चूज करते हुए आपको एक दो चीजें यहां पर ध्यान में रखिए कि आप उन म्यूचुअल फंड्स को इस वक्त चूज करने की कोशिश करिए जो कंपैरेटिवली कम रिस्क ले रहे हो, जो स्टेबल फंड्स हो। आप उन म्यूचुअल फंड से थोड़ा अभी बच सकते हैं जो विद इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर मार्केट यहां से और भी ज्यादा करेक्ट होती है तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा देंगे तो हो सकता है कि आपकी जो रिटर्न्स है वो आपकी जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी उससे भी ज्यादा आपका पोर्टफोलियो गिर सकता है। तो थोड़ा वॉलेटाइल अभी मार्केट रह रहा है, बहुत टाइम से देख रहे हैं हम, और आने वाले एक दो महीने में भी ऐसे ही वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है। तो आप उन चीजों का ख्याल रखिए, एटलीस्ट मार्च में जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं तब तक मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन सब पॉइंट्स को नजर में रखते हुए मेरे को वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छे लग रहे हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा सूट करेगा एक लार्ज कैप फंड। और लार्ज कैप फंड में अगर अभी आपको इस वक्त इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक इन्वेस्ट करें एक इंडेक्स फंड में। और अगर हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो अभी निफ्टी के अगर हम इंडेक्स की बात करें तो सबसे अच्छे रिटर्न देने वाला फंड चल रहा है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जितनी रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स जनरेट करेगा उसके आसपास की ही रिटर्न आपका फंड भी जनरेट करेगा, यानी कि आप भी उतनी ही रिटर्न जनरेट करेंगे जितनी निफ्टी करेगा। और आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी मिलेगी अगर आप ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 5 सालों में CAGR यहाँ पर देखते हैं 16% की CAGR रिटर्न इसने दी है, एक साल में देखेंगे लगभग 28% की, और अगर आप 3 सालों में देखते हैं तो 18% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर आपको यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने जनरेट की है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 6,000 करोड़ के आसपास का है। और दोस्तों अगर आप कभी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या रहती है कि अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है तो एक फंड कम ट्रैकिंग एरर देगा। तो एक इन्वेस्टर के लिए बेटर होता है अगर कोई फंड ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट रखता है, अगर हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं। और अगर हम दोस्तों इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिंपली इंडेक्स में इन्वेस्ट करेगा, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जितनी कंपनियां जिस भी प्रोपोर्शन में है वो आपके पोर्टफोलियो में भी आ जाएंगी। सबसे पहले आप देखेंगे अगर टॉप 10 रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC, TCS जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी 50 कंपनीज यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी और यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। देखिए दोस्तों अभी जो मार्केट चल रही है काफी वॉलेटाइल यहाँ पर मार्केट चल रही है। अगर आप फ्राइडे की मार्केट देखेंगे शुरू में 1.5% ऊपर थी निफ्टी और अचानक से फिर नेगेटिव में बंद हुई थी। तो इस वॉलेटाइल टाइम्स में बेटर है कि आप स्टेबल फंड्स की तरफ जाएं। तो अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप नए इन्वेस्टर हैं, तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आप एडिशनल अपना पैसा यहाँ पर
डाल सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम मिड कैप फंड्स की तरफ चलते हैं तो अगर आप थोड़ा स्लाइटली ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और मिड कैप कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? जो टॉप 101 से लेके 250 कंपनीज होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उनको मिड कैप कंपनीज बोला जाता है। तो यहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और वॉलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से जो रिटर्न मिलने के चांसेस हैं वो भी थोड़े कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सिस मिड कैप फंड की। ये फंड मुझे क्यों अच्छा लगता है कि देखिए दोस्तों, ये फंड काफी स्टेबल फंड है। जब मार्केट गिरती है तो ये मार्केट के साथ गिरता तो है, लेकिन ये फिर भी अपने जो इंडेक्स है उससे बेटर रिटर्न जनरेट कर रहा है। ये फंड एक स्टेबल फंड है, तो मुझे लगता है कि ये कम रिस्क लेने वाला कंपैरेटिवली विद इन मिड कैप कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 16,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो बेहद कम है, इसकी सिर्फ 0.47% की एक्सपेंस रेशो इस फंड की मिल जाती है आपको। वहीं दोस्तों अगर हम शार्प रेशो की बात करते हैं तो 1.9 के आसपास इसकी शार्प रेशो है। तो शार्प रेशो भी इसकी अच्छी है और इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशो भी कम है। और ये जो फंड है ये कंपैरेटिवली कम रिस्क ले रहा है विद इन मिड कैप कैटेगरी। दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी टॉप होल्डिंग्स पे बात करें तो कोफोर्ज लिमिटेड में इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक में 3.78%, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में 3.5%, एवेन्यू सुपरमार्ट्स में 3.3%। उसके अलावा माइंडट्री, एस्ट्रल लिमिटेड, बजाज फाइनेंस और एम्फोसिस जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप इसकी टॉप की कंपनीज देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि हालांकि ये एक मिड कैप फंड है लेकिन उसके बावजूद ये अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में भी लगा रहा है। आप देखिए आईसीआईसी बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज फाइनेंस जैसी लार्ज कैप कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर है। तो यानी कि ये कंपैरेटिवली कम रिस्क ले रहा है। ये अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कंपनीज को भी एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन दे रहा है, ताकि जब मिड कैप कंपनीज अच्छा ना करें, सिंस मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ये फंड थोड़ा आपको कंपैरेटिवली स्टेबल रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके देगा। दोस्तों जितने भी फंड्स यहां पर मैं बात करने वाला हूं, ये फंड्स जरूरी नहीं है कि आपको बहुत तगड़ी रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके दे, लेकिन ये आपके पैसे को थोड़ी डाउन साइड प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा दे सकते हैं अगर मार्केट यहां से भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है। अब दोस्तों लार्ज और मिड कैप कैटेगरी की बात करने के बाद हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जहां पर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ये कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे पहला जो नाम आता है, जो बहुत अच्छा फंड परफॉर्म कर रहा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब दोस्तों इस फंड की खासियत क्या है कि ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी अपना अच्छा खासा पैसा लगाता है। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखेंगे जिन कंपनीज में ये पैसा लगा रहे हैं, फॉरेन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 फॉरेन इक्विटी की कंपनीज में पैसा लगाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्फाबेट इंक में यहाँ पर ये पैसा लगा रहे हैं, यानी कि गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इन 4 कंपनीज में ये मेजर पैसा लगा रहे हैं। अब दोस्तों रिसेंट में जो नैस्डैक 100 है, यानी कि जो टेक कंपनीज हैं यूएस की, उसमें एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे, नैस्डैक 100 का जो इंडेक्स है वो लगभग 15 से 18% तक भी करेक्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे इस कंपनीज में जो पैसा लगा रहे हैं, यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन कंपनीज में भी अच्छा खासा ऑलरेडी करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छी ऑप्शन आपके पास होगी कि अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से है जो फॉरेन इक्विटी में भी पैसा लगाना चाहते हैं, 20 से 25% पैसा, तो ये एक अच्छी ऑप्शन आपको दे देता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पैसा आपका नहीं लग रहा है। 20 से 25% गिनी चुनी 4-5 बहुत अच्छी फॉरेन टेक कंपनीज में पैसा लगा रहा है। उसके अलावा भी दोस्तों अगर आप देखें कि जो इंडियन कंपनीज हैं, बजाज होल्डिंग्स, आईटीसी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एचसीएल टेक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है जो काफी अच्छी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज आप यहां पर मानकर चल सकते हैं। तो एक अच्छा स्टेबल फंड है, ये कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चलता है, 25 से 30 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाकर चलता है। और अगर आपका जो टाइम हॉरिजन है वो 5-7 सालों का है, तो ऐसा फंड आपको एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे सकता है। काफी सारे इन्वेस्टर्स का यहां पर कंसर्न आने लगा है कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,000 करोड़ के आसपास हो गया है, तो क्या ये आने वाले टाइम में भी
ऐसी ही रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों ये फॉरेन इक्विटी में भी अच्छा खासा पैसा लगाता है और इंडिया में भी लार्ज कैप कंपनीज में अच्छा खासा पैसा लगाता है। तो अभी भी इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है। तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है, जो पैसा आप लगाना चाहते हैं उसका कुछ पैसा आप इस कंपनी में भी लगा सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा तो लगाना चाहते हैं लेकिन वो किसी फॉरेन इक्विटी में लगाने वाला पैसा नहीं लगाना चाहते। तो अगर आप लोग प्योरली इंडियन कंपनीज में पैसा लगाने वाले फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड भी एक आपके पास अच्छी ऑप्शन यहाँ पर आ जाती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 6600 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशो अभी इस फंड का यहाँ पर नहीं हुआ है, 0.55% के आसपास यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशो है। दोस्तों यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो पे अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे इसके, अगर हम टॉप 10 का पोर्टफोलियो देखेंगे, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एल&टी, बजाज फाइनेंस, तो अगर आप टॉप 10 कंपनीज इसकी देखते हैं मोस्टली सारी लार्ज कैप कंपनीज ही हैं। तो दोस्तों अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड जिनकी मेजर एलोकेशंस लार्ज कैप फंड में है, ये आपको अभी एक स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा नहीं लगाना चाहते हो क्योंकि आप फॉरेन इक्विटी में पैसा नहीं लगाना चाहते हो, तो आपके पास कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड की एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। और अगर दोस्तों आप लोग कोई और फ्लेक्सी कैप फंड भी चूज करते हैं तो आप ये चीज जरूर देखिएगा कि वो कितना % पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है। ये बहुत ही एक जरूरी चीज यहाँ पर हो जाती है अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट के इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब दोस्तों हमने लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर ली। अब उन इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो स्मॉल कैप फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स में दोस्तों सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। अगर हम इस फंड की यहाँ पर बात करते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छा स्टेबल फंड है जो लंबे टाइम में आपको अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है और साथ में ये कंपैरेटिवली रिस्क भी बहुत कम लेता है विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी। अगर हम देखते हैं, अगर हम इस फंड की यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट पहले देख लें, 8000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे बेहद कम एक्सपेंस रेशो है, 0.36% के आसपास की एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी चार्ज कर रहा है। कंपनीज पे अगर हम क्विकली यहाँ पर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करूंगा तो आईटी सेक्टर में 17% पैसा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11%, केमिकल सेक्टर में 10%, उसी तरह इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज में 10% और लैब्स एंड लाइफ साइंसेज में भी 10% के आसपास। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा ये फंड नहीं लगाकर चल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कंपनीज की तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में लगाया हुआ है 5.9% के आसपास, बिरला सॉफ्ट में 4.71%, उसके अलावा ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, नारायण हृदयालय, टाटा एलेक्सी, सीसीएल प्रोडक्ट्स, फाइन ऑर्गेनिक और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी कंपनीज यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर अगर आप कंपनी एलोकेशन भी देखेंगे तो यहाँ पर भी वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पर ये फंड नहीं करके चल रहा है। तो रिस्क अपना ये काफ़ी अच्छा मैनेज करके चल रहा है और ये फंड की खासियत क्या है कि जो भी कंपनीज को, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है उसको लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है और इससे होता क्या है कि एक स्टेबिलिटी फंड को मिलती है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म में जनरेट इस फंड से कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के और भी फंड्स मौजूद है और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एलोकेशन किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस को नहीं देना चाहते हैं तो आप दूसरा फंड भी देख सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऐसी ही है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी सिमिलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करता है। यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें 11,000 करोड़ के आसपास है, एक्सपेंस रेशो की बात करें 0.77% है। और दोस्तों अगर हम इसकी कंपनीज पे बात कर लें पोर्टफोलियो में चल के इसकी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पहले सेक्टर वाइज एलोकेशन में कि कंस्ट्रक्शन, केमिकल, मिसलेनियस है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल मशीनरी, होम इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं है। कंपनी वाइज एलोकेशन भी देखें तो शीला फॉर्म लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट्स, ब्लू स्टार,
कार्बोरंडम यूनिवर्सल, हटसन एग्रो, जितनी भी ये कंपनीज दिख रही हैं बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में एलोकेशन नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे इन दोनों फंड्स की एक अच्छी लगती है कि फंड को मैनेज करके चल रहे हैं, अपने रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं करके चल रहे हैं। और ये फंड भी यही करता है कि किसी एक कंपनी को अगर पोर्टफोलियो में ऐड करता है तो लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से ऐड करता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड भी अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है। तो इसलिए मुझे ये फंड भी काफ़ी अच्छा लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप 5 सालों की रिटर्न देखेंगे 23% की रिटर्न है, और अगर आप इसकी सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखेंगे लगभग 9 साल हो चुके हैं, और 27% की रिटर्न इसके डायरेक्ट प्लान ने सिंस इंसेप्शन आपको जनरेट करके दी है। तो बहुत अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है, और काफ़ी लंबे टाइम से ये एक अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड यहाँ पर बना हुआ है। तो आप इस फंड को देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। अब दोस्तों, अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो उन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक आखिरी फंड जिस पे हम बात करेंगे, आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। दोस्तों, अभी रिसेंट में अगर आप देखेंगे आईटी, जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है, उसने एक अच्छा खासा करेक्शन आपको दिखाया। आप एक महीने में देखेंगे -11% की रिटर्न इस फंड ने आपको अभी बनाकर दी है, यानी कि बहुत अच्छी करेक्शन ऑलरेडी इस फंड में आ चुकी है। अगर आप एक साल में हालांकि देखेंगे 55% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं और आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को थोड़ा बहुत समझते भी हैं, तो आप इस फंड में भी पैसा यहाँ पर लगा सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 7400 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशो की इसकी हम बात करें 0.81% के आसपास की है। और दोस्तों, अगर हम इसकी यहाँ पर रिटर्न्स पे बात करें, अगर हम सिंस इंसेप्शन देखते हैं तो 26% के रिटर्न इस फंड ने 9 सालों में जनरेट करके दी है। 5 सालों में देखें 33% की रिटर्न, 3 सालों में वहीं दोस्तों 38% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने यहाँ पर जनरेट की है। पोर्टफोलियो पे दोस्तों अगर हम इसकी बात कर लें तो मेजरली अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो मेजर सारा एलोकेशन आईटी सेक्टर में ही दिखता है 80% के आसपास। कंपनीज पे बात करें तो मेजर एलोकेशन इन्फोसिस में है 23%, एचसीएल टेक में 9%, टीसीएस में 8.26%, टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज यहां पर इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है। तो दोस्तों, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, क्योंकि यहां पर दो रिस्क आ जाते हैं। एक तो अगर आप विद इन दिस फंड देखेंगे, इन्फोसिस में 23% पैसा है, यानी कि बहुत ज्यादा एलोकेशन एक पर्टिकुलर कंपनी में है और बहुत ज्यादा एलोकेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के चलने ना चलने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि ये आने वाले टाइम में फंड कैसा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, और इन्वेस्ट करते भी हैं तो मैक्सिमम जो अपनी टोटल एसेट एलोकेशन है उसका 5 से 10% से ज़्यादा एलोकेशन आप किसी पर्टिकुलर सेक्टोरल फंड्स को ना दिए, ताकि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा मिटिगेट रहे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें अगर आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फंड्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक लमसम करना चाहते हैं, टॉपअप अपने पोर्टफोलियो में करना चाहते हैं, या आप नए इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे मार्केट थोड़ा करेक्ट होने का, थोड़ी कंसोलिडेट होने का, तो ये वो मौका है। ये कुछ फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारे फंड्स हैं, लेकिन मैं एक कैटेगरी का 1-2 फंड्स ही यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप अपने फंड का चुनाव इस वक्त करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप फंड लें वो बहुत ज़्यादा रिस्क इस वक्त ना ले रहा हो, वो थोड़ा स्टेबल फंड हो, किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हो, बहुत ज़्यादा रिस्क अपने पोर्टफोलियो में ना ले रहा हो, शॉर्ट टर्म में अच्छी रिटर्न जमा करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें इस वक्त आप मार्केट में। और जो भी आपका पैसा है, मैं दोबारा से वही चीज़ बोल रहा हूँ, जो भी आपके पास पैसा है उसका 10 से 15% ही अभी आप मार्केट में पैसा लगाएं। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत और करेक्ट होती है हम फिर से बात करेंगे और हम लोग उस टाइम पे थोड़ा और एलोकेशन करने की ट्राई करेंगे। और दोस्तों, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें, अपने रिस्क के हिसाब से ही किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में अभी कौन कौन से फंड मौजूद हैं। धन्यवाद।